Welcome back, students. We are doing our revision class of English at Workplace BEGLA 136. तो हम इस रिवीजन क्लास में अब स्टार्ट करेंगे इस यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 9 तक एक रिवीजन करेंगे। यूनिट 6 में आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको बात करनी है। इसमें इज अ पोर्टफोलियो इज अनदर नेम ऑफ रिज्यूम। तो ये देखना है कि रिज्यूम से कितना डिफरेंस है, पोर्टफोलियो रिज्यूम में डिफरेंस है। तो रिज्यूम पोर्टफोलियो के अंदर कवर होता है या पोर्टफोलियो के अंदर रिज्यूम कवर होता है, तो यही बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। Resume included in portfolio can put pictures into portfolio. Yes, of course, portfolio में आप कुछ पिक्चर, सर्टिफिकेट या ओरिजिनल काफी सारे डॉक्यूमेंट भी आप इसमें पोर्टफोलियो में कवर कर सकते हो। पोर्टफोलियो बेसिकली ब्रॉडर टर्म होता है और आपका जो रिज्यूम होता है वो थोड़ा सा नैरो टर्म होता है, राइट। इसमें था हाउ इज पोर्टफोलियो डिफरेंट फ्रॉम रिज्यूम। तो एक रिज्यूम से किस तरीके से डिफरेंस होता है। पोर्टफोलियो कंटेन टेंजिबल एविडेंस होता है। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। और वो सारे सर्टिफिकेट, इवन कुछ मेडल्स वगैरह होते हैं, जितने भी आपके और बाकी चीजें होती है, सारी चीज कवर होती है पोर्टफोलियो में। इट मेनी कंटेन कलरफुल ग्राफिक रेलिवेंट, है ना। ये जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड पोजीशन जो आपने पाए हैं, ये सब चीजें। और हम इसमें बात करते हैं पोर्टफोलियो वर्क, वाइज पोर्टफोलियो वर्क वर्थ द वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंस होता है। मेक फोकस प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, है ना। आपका फोकस, आपके ऊपर ध्यान जाएगा, आपने करियर में क्या क्या अचीव किया है, आपने अपनी लाइफ में क्या किस कौन कौन सी चीज अचीव करी है, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हम वो एक एविडेंस की तरह यहाँ पे शो करेंगे। एविडेंस मतलब आपको बताएंगे कि हाँ ये हम इतनी सारी चीजें हमने अचीव किया है। ने पूछा था कि जब हम पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए। collection of content of all your artifacts if you have the written, developed, created or earned anything। तो आपने जो भी कोई आपने, हो सकता है आपका कोई क्रिएशंस रहा हो, कोई डेवलप किया हो आपने, कोई पेटेंट हो आपके नाम से, या कोई भी चीज हो आपके, कोई लिटरेचर, कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसी चीज अर्न करी हो, यू कैन फाइल, प्रिंट और फ्रेम करवा सकते हो, उसकी फोटो कॉपी करवा सकते हो। फोटो यानी डिजाइन उसको करके लैमिनेट करके उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। ड्राइंग्स एंड डिजाइन हो सकते हैं, काफी सारे आर्टिस्ट होते हैं, काफी वो ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं या उनको बहुत अवार्ड्स मिले होते हैं। ग्रांट्स वगैरह होता है। ग्रांट मतलब आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है। ग्रांट्स मतलब बेसिकली स्कॉलरशिप से रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट देती है, अलाउ करती है। ऑब्वियसली जो बहुत स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं तो ऑब्वियसली कोई टैलेंट होता है, उनको ही ग्रांट्स मिलता है। लेटर ऑफ कमेंडेशंस का होता है। कमेंडेशंस मतलब कोई आपको लेटर लिख करके रिकमेंडेड करता है, एक तरह से आपको फेवर देता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर मतलब किसी को रेफरेंस देना, वो वाला। मैनुअल्स एंड हैंडबुक वगैरह, मेरिट रिव्यूज वगैरह होते हैं, या फोटोग्राफ्स या प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें कवर होती हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट समरीज एंड रिव्यूज, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जी। इसके बाद में यहाँ पे बीच में देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द, इसमें ग्रामर पोर्शन पूरा आपके हर एक यूनिट के अंदर कुछ ग्रामर्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स। इसको हम प्रैक्टिस कर चाहें तो बट अभी कर सकते हैं, बट इसको हम यूनिट के एंड में कर सकते हैं। तो ये कुछ है इसके, आपको यहाँ पे फिल करना है इसके साथ। ग्रामर मॉडल्स वगैरह, मॉडल भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप किसी हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो हमने कुछ मॉडल्स वगैरह भी डिस्कस किए हुए हैं। ये आपके यहाँ पर भी देखा है, शुड, ओट टू। तो ये ऑब्लिगेशंस वगैरह है। ओट टू मतलब करना पड़ा, करना चाहिए, है ना। ये सब चीजें ऑब्लिगेशंस बताते हैं। प्रोहिबिशन, सजेशन, प्रोहिबिशंस और ऑब्लिगेशंस, ये 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। ये चीज हमने 21 प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। राइटिंग सेल्फ प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखना। अगर आपने कभी भी अपने प्रोफाइल के बारे में ऑब्वियसली लिखा होगा कभी ना कभी, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखना चाहिए और कैसे कैसे लिखना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। करंट जॉब प्रोफाइल के बारे में लिखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू रिक्वायर टू अंडरटेक दिस जॉब, है ना। स्किल्स रिक्वायर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती है ना। ये सारी चीजें जो अपने बारे में, प्रोफाइल के बारे में लिखना अपनी। ठीक है, हमने यह कर लिया कवर। यहाँ तक हमारा जो 6 यूनिट था। राइटिंग सीवी, सीवी को हम किस तरीके से लिखते हैं और वो सारी चीज हम इसमें कवर करेंगे। और सीवी की इंपॉर्टेंस तो है ही, सिंपल सी चीज है। जॉब के बारे में आपकी ओवरऑल प्राइमर फेसिली जो इम्पैक्ट होता है वो आपके सीवी का होता है। अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली बाकी चीज भी उतना अच्छे से इंप्रेशन, गुड इंप्रेशन नहीं बना पाएंगे। जो हेडिंग्स वगैरह पे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीवी के अंदर क्या होती है, हेडिंग्स को लेकर के होती है। ठीक है,
तो इमेजिन यू आर अ मैनेजर ऑफ अ मैकडोनल्ड आउटलेट के बारे में बताया है, संघाई चाइना के बारे में, या यू हैव रिसीव मेनी सीवीज इन रिस्पॉन्स टू, ये सब चीजें एग्जांपल है, ये रहने दीजिए, आप सीधा ये देखिए कि कैंडिडेट के बारे में जैसे सेलेक्ट नेम, सिस्टर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्रीड, पेट, फेवरेट फूड, और ये सब चीज में डिस्कस किया गया है कि कौन सी चीज आपको ज्यादा आपके माइंड को क्लिक करेगी कि आपको कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीज हेडिंग्स के ऊपर आता है कि आपने कौन कौन सी चीजें हेडिंग्स में करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक एजुकेशन के बारे में लिखना है, एक रेफरेंस, आपने अगर कोई अच्छा रेफरेंस है तो वो लिखना है, पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं आपके, जो लगे कि जॉब से रिलेटेड जो भी पर्सनल डिटेल होती है वो मेंशन करना है। पर्सनल डिटेल का मतलब ये नहीं कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सब चीज नहीं। पर्सनल डिटेल का मतलब आपके पास पर्सनल एटिकेट्स क्या क्या हैं। प्रोफाइल्स के बारे में लिखना है अपने। एडिशनल स्किल्स भी होती हैं हर पर्सन के पास, कोई स्पोर्ट्स में या किसी भी, या कोई आर्ट्स होता है, सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी टैलेंट होता है तो उसमें लिख सकते हैं। और आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस में है। अब होता क्या है कि जॉब एप्लीकेशन करते समय कुछ एडिशनल आपके इंटरेस्ट पे भी काम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैवल करना पसंद है तो ऑब्वियसली उनको ऑडिट के काम ज्यादा मिलते हैं, या फिर कोई ऐसा काम मिलता है जो इंस्पेक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, फील्ड से रिलेटेड काम मिलते हैं। किसी को बहुत किसी सिस्टम पे बैठे रहना या लॉ की कंप्लाइंस चेक करना है तो उनको वही उससे रिलेटेड काम मिलता है। तो ऐसा ऑब्वियसली एम्प्लॉय भी चाहेंगे कि उनको, एम्प्लॉयर भी चाहेंगे कि अपने एम्प्लॉय को ऐसा ही काम दे जो उनको पसंद हो, और दोनों का ही उसमें बेनिफिट होता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखना, तो दीज आर द सब हेड्स इन सीवी। सीवीज के अंदर जो सब हेड हो सकते हैं वो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं आपका, एजुकेशनल, रेफरेंस, पर्सनल डिटेल, प्रोफाइल्स, एडिशनल स्किल्स, इंटरेस्ट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप ऐसा नहीं कि 100% यही है, कुछ अपने आप से भी आप कुछ लिख सकते हो सीवी के बारे में। आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं इससे। देखो जैसे इसमें बताया हुआ भी है कि देयर आर नो सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द लेंथ ऑफ सीवी। सीवीज के बारे में या सीवी की लेंथ के बारे में कोई ऐसा गवर्निंग रूल नहीं है कि इसकी लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, तो पर्टिकुलर ऐसा चीज नहीं है। बट फिर भी आप अपने एक बेस्ट जो आपको लगता है ये आइडिया एक सूटेबली लगे कि ये सफिशिएंट है, उतनी लेंथ तक हमें लिखना चाहिए, ना ज्यादा शॉर्ट हो जाए ना ही ज्यादा लेंथी हो जाए। कुछ और चीज जो इंक्लूड करना चाहिए, करियर हिस्ट्री अगर आपका है, आपने पास्ट में कहीं जॉब किया है या आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो चीज लिख सकते हैं। स्किल्स एंड स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं, अवार्ड एंड अचीवमेंट्स जरूर लिखें, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो ऑब्वियसली मेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, जो लिखना ही है उन्हें। अच्छा, स्टिक टू ट्रुथ, ये सारी वो बातें हैं, अगर आपसे क्वेश्चन से पूछा जाए कि सीवी लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये वो सारी बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि सीवी लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टिक टू ट्रुथ का मतलब ये है कि जब आप सीवी में जो चीज लिखते हो ना, वो जरूर पढ़ा जाता है, और जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे जरूर पूछ सकता है उन चीजों के बारे में। तो इसलिए जो भी आप सीवी लिखें तो गुड क्वालिटी A4 शीट पे, पता नहीं क्या बोला इन्होंने, लिखा हुआ है आपकी बुक का है, ये इग्नू का मटेरियल है ये। तो उन्होंने लिखा है कि आपने जो सीवी लिखना है अपना वो ट्रूथफुल होकर के लिखना है, ताकि अगर एग्जामिनर, या एग्जामिनर कह रहा हूँ, आपका इंटरव्यूअर अगर कुछ पूछ भी लेना तो आप उसको सही से बता सको। हमें कहीं एग्जीगरेट करके यानी बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को नहीं लिखने की कोशिश करनी चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, अपना हमेशा कोशिश, ये इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली हर कोई ये करना चाहिए, अपने वो जो प्लस पॉइंट होता है वो आगे रखना चाहिए, और हमारी जो स्ट्रेंथ को दिखाना चाहिए, वीकनेस को हम छुपा हाइड करने की कोशिश करना चाहिए, ये तो है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी कुछ एग्जीगरेट कर दो, तो इसलिए बोला गया है स्ट्रिक्ट टू द ट्रुथ, जो है आपको स्टिक रहना है, ट्रुथ ऑलवेज, जो ट्रुथ हो उसी के साथ हमेशा रहना है। फिर ये कुछ ग्रामर पोर्शन आ जाता है आपका, अभी हम इस क्लास को यहीं तक करेंगे। ग्रामर पोर्शन में जैसे सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आपका क्लास वर्क था, कुछ प्रैक्टिस थी जो इसमें डिस्कशन हुआ था, क्लास में भी शायद डिस्कस किया होगा हमने। ठीक है, और यूनिट 8 है, वो है आपका प्रिपेयरिंग फॉर फेस इंटरव्यू। किसी इंटरव्यू को फेस करने के लिए, जैसे मैं बताया था वहां पे कि अब नाउ डेज टू फेस एन इंटरव्यू अपने आप में एक चैलेंज है। तो उस जब हम फेस इंटरव्यू को फेस करें तो कौन कौन सी प्रिपरेशन को हमें पहले से करके जानी चाहिए, वो आपको देखना है। प्लान योर इंटरव्यू, हम कोई भी इंटरव्यू बिना प्लान किए नहीं जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द डूज एंड डोंट। डूज एंड डोंट का मतलब होता है कौन कौन सी चीजें जो हमें करनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, अपने सबसे बड़ा क्लॉथ्स को लेकर के, या सेलेक्टिव होना चाहिए अपनी प्रेफरेंस को लेकर के, वही कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हमें कॉन्फिडेंट आए। ऐसे कोई कई बार ऐसी क्लोथिंग भी होती है जैसे कुछ थोड़े पुराने कपड़े हैं, टाइट आ रहे हैं हमें, या बहुत ढीले हो रहे हैं, इससे हम खुद ही एंजाइटी बढ़ जाएगी हमारी। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल फिट कपड़े जो हों हमारे पर फिट हों, और सूट भी करते हो, और कलर वाइज भी सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन जाए, ऐसे कपड़े भी पहनने चाहिए। तो ये सारे कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड है। और हमें जैसे बैड इसमें हमारी स्मेल आ रही है, कहते हैं ना, हमें
बैड ब्रीथ होती है, तो वो चीज को अवॉइड करना चाहिए। और हेयर स्टाइल से लेकर के तो है ही, बाकी हम कंघी उंगी करके बिल्कुल ये सब चीजें इंटरव्यूज के लिए से रिलेटेड है। योर डूज एंड डोंट हो गया। प्रैक्टिस आंसरिंग सम टफ क्वेश्चंस। कुछ टफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, यह हो सकता है टफ क्वेश्चन पर्सनल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर किसी जॉब पर्टिकुलर जिस जॉब पर जा रहे हो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो तीनों ही एस्पेक्ट में जो भी टफ क्वेश्चन हो, या ऐसे इसको भी बोल सकते हैं जनरली आस्क्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो जनरली मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बोलते हैं, या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको नॉर्मली। एक यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की तो प्रिपरेशन ऑब्वियसली करके जानी चाहिए। बिल्कुल कोई स्टूपिड या नॉनसेंस होगा जो ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर ना करके जाए। ऑब्वियसली अगर हम ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे तो मुश्किल से 1000 या क्या आसपास ही बनेंगे, जो जनरली पूछे ही जाते हैं। नहीं भी पूछेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। तो काफी सारे टफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके पर्सनल के बारे में पूछ लिया जाता है, आप कहाँ जॉब करते थे, या प्रीवियस जॉब आपने कब क्यों छोड़ी, रीजन क्या था, या आप फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जनरल, वो तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए। फिर अगेन इसमें कुछ वोकैबुलरी और कुछ आपका ग्रामर पोर्शन आ गया। ग्रामर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस वगैरह हैं, इनके मैं आपको एक काम करता हूँ, इसके आंसर्स भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको बेनिफिट रहे, आपको अगेन से मेहनत ना करनी पड़े। ये है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्रूटर ओपिनियन अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए हमें। कई बार होता है ना इंटरव्यू में डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, गो अहेड एंड गिव एनी आंसर दैट कम टू यू। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको सामने इंटरव्यू ने कभी मुश्किल क्वेश्चन पूछा तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी जो आंसर आपको आता है वो दे देना चाहिए। टेक योर टाइम, थिंक एंड देन स्पीक, जस्ट से आई डोंट नो। तो आप आई डोंट नो भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। तो पहले केस में मुझे लगता है कि बी आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अपना टाइम लो और जो आपको ठीक लगे, है ना। फिर अगर आपको फिर आपको देन स्पीक बोला, ये नहीं बोला कि बताना ही है, तब आप ये लाइन यूज ये भी बोल सकते हो कि सॉरी आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन पहले आपको अपने सोचना है उसको। ये भी है एग्जामिनर। एग्जामिनेशन आर नॉट ओनली स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट बिकॉज दे आर नेवर, बताएं इसको, because they never make sense away. Workplace skills like network problem solving, adaptability, ethics are not tested in the examination format, because a good candidate can get a bad score once in a while. तो ये तीन तरीके इन्होंने बातें बोली एग्जामिनेशन को लेकर के, ओनली स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। क्या कह सकते हैं आप इसको, आप क्या कहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट आप में से भी हैं जो एग्जामिन को लेकर के भी जज करते हैं, मतलब कहते हैं एग्जामिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। तो इन्होंने का क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनेशन इज नॉट द ओनली स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। कोई स्टैंड ऑफ जजमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ एग्जाम हुआ उसमें उसके मार्क्स के बेसिस पे हमारा जजमेंट हो, करेक्ट ठीक नहीं है। क्यों, रीजन इसका ये है कि वर्क प्लेस जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फील्ड में आपने काम किया है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का बी आंसर है। और थर्ड देखते हैं, कंसंट्रेट इलस्ट्रेट ऑफ द एबिलिटी दैट यू क्लेम टू हैव विल शो that you have amazing memory, that you are good in talking, that you have done what you claimed. तो इसमें क्या होगा आपका कंसंट्रेट, तो इसमें होगा आपका that you have done what you claim, जो आप करना चाहते हैं उसको आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर के कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू वर्ब्स डू, वर्ब्स क्या करते हैं, वर्ब से रिलेटेड है डी और डिड, जैसे डी डूड, है ना। ये सब क्वेश्चन क्या है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल शैल, ये सारे वर्ब्स होते हैं, और उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। इनके साथ आपको हमें क्वेश्चन था, ये आपको शायद मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको फिल करना है। ये कुछ है फिल इन द ब्लैंक्स, इनको करना है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए इसका आंसर भी दिखा देते हैं आपको, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यस दिस इज आंसर, आप इसका आंसर भी चेक कर लीजिए। चलिए एटिकेट कल्चर अवेयरनेस एंड जेंडर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें यही है, एटिकेट से रिलेटेड था एक तो कि हम एक थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल और पोलाइट होना चाहिए ऑफिस में, सीनियर को वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जूनियर के साथ भी उतनी ही ड्यू रिस्पेक्ट में हमें बात करनी चाहिए। और जेंडर अवेयर कल्चर अवेयरनेस मतलब ऑब्वियसली हम जब वर्क प्लेस पे होते हैं, हम कोई अपने गांव में नहीं है, या फिर किसी गांव या उसमें नहीं है, हम शहर में है, सिटी में है। और सिटी में क्या होता है, वर्क प्लेस में डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं,
मतलब कि एक दिल्ली में अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो उसमें पंजाब, हरियाणा या राजस्थान, मराठी या फिर कोई अलग-अलग स्टेट के होते हैं, तो अलग-अलग ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर मिलते हैं, तो वहाँ पे कल्चर अवेयरनेस और जेंडर से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें हम डिस्कस, जब हमने चैप्टर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली हमने सारी चीजें वहाँ पे भी डिस्कस करी थी। अभी के लिए अब हम यहाँ पे इसको इतना ही रखते हैं, फिर एक अगर पॉसिबल हुआ तो एक मॉर्निंग में भी एक रिवीजन क्लास हम कर सकते हैं। एक था कि कस्टमर्स के साथ हम, जैसे अभी क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए आपका, आंसर योर फोन्स, अपने फोन कॉल्स को आंसर करना चाहिए, डोंट मेक प्रॉमिस टू अनलेस यू विल कीप देम। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, सेल्स पर्सन के साथ जब आप एट्रिब्यूट्स, आपका बिहेवियर देखा जाएगा, तो उसमें ये प्रॉमिस देखा जाएगा कि अ, अपने फोन कॉल्स को हमेशा आंसर करने चाहिए, उसका रिप्लाई जरूर बना के देना चाहिए, डोंट मेक फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, अनलेस यू विल कीप देम, ऐसे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कि कस्टमर के साथ हम जब रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो कौन से कस्टमर किसके साथ ज्यादा रहेंगे, ऑब्वियसली उनके साथ रहेंगे जिनके साथ एक ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड होगा। लिसन टू योर कस्टमर, अपनी कस्टमर की बातें जरूर सुनो, क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हो सकता है वो उनकी साइड से गलत हो या हमारी साइड से, बट उनकी बात सुनो जरूर उनको। डील विद दी कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट आपके पास आती है, ये नहीं कि अपनी कंप्लेंट को इग्नोर कर दो, उनके साथ डील करो, ट्रीट करो उनको, जो भी सॉल्यूशन होता है वो निकालने की कोशिश करो। बी हेल्पफुल इवन इफ देयर आर इमीडिएट प्रॉफिट इन इट, तो लिखा है देयर आर नॉट इमीडिएट प्रॉफिट इन इट, मतलब कि अगर कहीं बार ऐसा लगता है कि हमारे पास इसका इमीडिएट कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ हेल्पफुल रहना चाहिए, किसी भी कस्टमर के साथ, हो सकता है वो कस्टमर फ्यूचर में कोई बिजनेस लेके आए। टेक द एक्स्ट्रा स्टेप, कभी भी ये नहीं कि जितना कहा गया सिर्फ उतना ही कहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप हम ले सकते हैं और उनको बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। थ्रॉन इन समथिंग एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही हम कुछ करके चलेंगे, ये भी सेम पॉइंट है आपका। कौन सा हम बॉडी जेस्चर से, पोलाइट होकर के, या कुछ अपने सर्विस से दे करके, इस तरीके से हम चीज एक्स्ट्रा कर सकते हैं। थैंक यू, अभी तक हम इस यहाँ तक कवर कर लिया हमने। इसकी एक और रिवीजन क्लास अगर हम पॉसिबल हुआ तो मॉर्निंग में आपको यूट्यूब पर इस चैनल पर ही मिल जाएगी आपको। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं, हमने कुछ 9 और 10 तक, हम शायद 9 तक पहुंचे हैं, अभी भी 16 यूनिट है इसके अंदर, टोटल 16 यूनिट है, उसके बाकी की भी हम एक रिवीजन बनाने की कोशिश करेंगे।